जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि गेस्ट टॉक शो में हम किसी न किसी महान हस्ती को लेकर आते हैं या उस शख्सियत को लेकर आते हैं जो अपने जीवन में मेहनत करके कुछ न कुछ हासिल किया हो। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाते हैं संस्कारधानी जबलपुर के एक छोटे से ग्राम में जन्मे अंकित सेन से, जो कि आज किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं। आज वो माउंटेन कर रहे हैं, उन्हें लोग प्यार से माउंटेन मैन भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम मिलवाते हैं अंकित सेन जी से और उन्होंने कैसे ये फतेह हासिल की वो बताएंगे। हमारे युवाओं को संदेश देंगे कि वो इस लाइन में किस तरह आ सकते हैं और उनको जाने वाली हर एक परेशानियों का समाधान बताएंगे। आइए मिलते हैं माउंटेन मैन अंकित जी से। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गेस्ट टॉक शो में, जिसमें हमारे बीच है माउंटेन मैन के नाम से विख्यात श्री अंकित जी। अंकित जी माउंटेन मैन के नाम से विख्यात हैं, साथ ही ये जबलपुर नगर निगम के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो लोग माउंटेनिंग की विधा में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है और स्वयं अंकित जी की लाइफ में किस प्रकार के चैलेंजेस आए थे जब उन्होंने इसका कैरियर की शुरुआत की थी। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके माउंटेनिंग की जो शुरुआत है ये कैरियर की, कब आपके मन में ये विचार आया कि आपको माउंटेनिंग की जो विधा है उस पे जाना चाहिए, इस क्षेत्र में जाना चाहिए? बेसिकली मैं जबलपुर जिले के पास मंझौली और मेरा वहाँ छोटा सा गांव है पड़रिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। 2015 हम जबलपुर आए और उस टाइम पे मैं भोपाल गया था एनसीसी के कैंप में जी। और उसी दौरान मेरी बात वहाँ पे डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा मैम से हुई और उनको मैंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका है और उस पैर कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब की। तो ये सारी चीज़ें जब देखी तो काफ़ी इंटरेस्ट आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं भी माउंटेनिंग फील्ड में आगे जा सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। और 2015 मैंने फिर जबलपुर में आके बेसिक माउंटेनिंग स्टार्ट करी और कोर्स करने के लिए मैं फर्स्ट टाइम 2015 दार्जिलिंग गया था। वहाँ से हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने बेसिक कोर्स किया। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक बहुत साधारण परिवार से थे, पिताजी ने संघर्षपूर्ण जीवन के साथ आपका पालन पोषण किया और इस फील्ड में आपको लाने में मदद करी। क्योंकि माउंटेनिंग एक महंगा शौक भी बोल सकते हैं, उसमें जो इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं, तो किस प्रकार का संघर्ष आपने देखा कि आपके पिताजी वगैरह को आपको किस प्रकार का चैलेंज फेस करना पड़ा आर्थिक रूप से? पापा मेरे मजदूरी करते हैं, मम्मी हमारी हाउसवाइफ और हम बचपन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं गांव में। उसके बाद जब 2015 जबलपुर आए और माउंटेनिंग की फील्ड में जब मैंने अपना पहला कदम रखा तो काफ़ी सपोर्ट मिला, पर मध्यम परिवार होने के कारण जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। पर मेरा लक्ष्य बड़ा था और मैं उस लक्ष्य को ना छोड़ते हुए मैं बहुत सारे जबलपुर के लोगों से मिला, उनके पास गया, अपना विज़न बताया और जब मैंने अपनी चीज़ों को समझाया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और इसमें मुझे मेरे साथ साथ जबलपुर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा, अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो अपने जबलपुर से भी एक माउंटेन निकलेगा जो माउंट एवरेस्ट में जाएगा। तो माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ मुझे दूसरे लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं माउंटेनिंग के क्षेत्र में आपकी, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर आप बताने का प्रयास करें। मैं 2015 माउंटेनिंग स्टार्ट किया और उसके साथ साथ मैंने लगभग इंडिया के 12 से 13 बड़े माउंटेन को सबमिट किया है, 6000 मीटर के, 5000 मीटर के। उसके साथ ही साथ 2021 मैंने विजन बनाया कि अब मैं विश्व के 7वें महाद्वीप में जाऊंगा और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊंगा। 2023 फर्स्ट टाइम मैं अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, उसके हाईएस्ट पीक है अफ्रीका महाद्वीप का, वहां पहुंचकर हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया और उसी के स्टेला पॉइंट पर 350 फीट का तिरंगा लहराकर मैंने एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। 2023 में 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रूस, वहां पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कोजिस्को, वहां पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। 5 दिन पहले ही मैं अभी मलेशिया से आया हूँ। मलेशिया के कीनावालू माउंटेन पे हम पहुंचे थे अपने टीम के साथ, उसके 300 मीटर पहले भी हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। तो ये सारी चीज़ें मेरा विज़न है
वो ये कंटिन्यू चल रहा है। आगे चौथे महाद्वीप की अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। अंकित जी, यदि कोई व्यक्ति माउंटेनिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता है तो किस प्रकार से ट्रेनिंग वो ले सकता है? क्या कुछ एकेडमी है या शासन प्रशासन की तरफ से कोई एकेडमी चलाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं अलग अलग राज्यों में। दार्जिलिंग हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया है। आप वहाँ पहुँचकर बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कर सकते हैं। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप माउंटेनिंग के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है, आप माउंटेनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। आपके पास मतलब आपका कम से कम 4 घंटे का वर्कआउट डेली होना चाहिए। माउंटेनिंग फील्ड में हर कोई आ सकता है, इसकी कोई एज कैटेगरी नहीं है। 10 साल से लेके 50 साल तक का व्यक्ति आज माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। पर प्रॉपर है इसकी तैयारी, और आपको प्रॉपर इसकी तैयारी करनी होगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, दार्जिलिंग में इंस्टीट्यूट है, हिमाचल में इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट है। तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाके आप कोर्स कर सकते हैं। फिर कोर्स के साथ साथ आप छोटे छोटे माउंटेन क्लाइंब करिए, जिससे आपकी बॉडी उस माउंटेन में सर्वाइव हो पाए। माउंटेनिंग के दौरान हमको एक जानकारी पता लगी कि आपके साथ एक ऐसी घटना हुई थी जब आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो लगभग कोमा जैसी स्थिति में आप आ गए थे। बिल्कुल। जब 2017 में माउंट जोगिन गया, माउंट जोगिन गढ़वाल हिमालय में एक माउंटेन है, और हम एनसीसी की तरफ से उस कैंप में पहुंचे। 2017 लगभग 17,000 फीट पे ऐसा मूवमेंट आया, वो ऐसा दिन आया कि जब हम उस जगह पे पहुंचे और रात को मौसम खराब हो गया। 2 दिन तक मौसम ठीक नहीं हुआ, कंटिन्यू बर्फबारी, माइनस टेम्परेचर -37 से 39 पहुंचता गया। हमारी बॉडी प्रॉपर ठंडी होते गई। हम कहीं भी मतलब किसी भी तरीके से हमें ऐसा लगने लगा कि अब हम ऊपर समिट में नहीं पहुंच पाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें नीचे चलना चाहिए। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम उस फील्ड में गया था, उस माउंटेन में गया था। मेरा पहला कैंप था 6000 मीटर के हाइट का। तो मुझे ये लग रहा था अगर मैं आज रिटर्न हो जाता हूँ तो मेरा ड्रीम खत्म हो जाएगा, लोग मुझे बोलेंगे कि वापस आ गया। तो मैंने वहां जिद बांधी कि नहीं, अब जो भी चीजें हो रही हैं उसको कंटिन्यू करके मुझे अपने स्वास्थ्य को साइड में रखना है, और मुझे यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ तो मुझे लास्ट जो 300 मीटर बचा है वो सबमिट करना है। और माउंट जोगिन में मेरे साथ जो घटना हुई थी कि कंटिन्यू बर्फबारी होने के कारण, ठंड बढ़ने के कारण मेरी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और नाक से ब्लडिंग होने लगी। जब नाक से ब्लडिंग होने लगी तो मैं अपना ब्लड देख के मैं घबरा गया। और जब ये सारी चीजें हुई तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला कि आप मेडिकल अनफिट हो, अब आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको यहाँ से डाउन होना चाहिए। तो माउंटेनिंग में ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती रहती हैं। बहुत बार ऐसा होता है बर्फ का तूफान आता है, हम टेंट में रहते हैं और टेंट के साथ नीचे चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पैदल चल रहे होते हैं, क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं पहाड़ों में, और उसी दौरान 2 माउंटेन के बीच में एक दरार आती है जिसको हम क्रिवास बोलते हैं, तो व्यक्ति उसमें चला जाता है। एवरलॉन्च आता है, एक बर्फ का तूफान, वो सबको बहा के ले जाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो हानिकारक हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए ऐसी बहुत सारी आपदाएं फेस करनी पड़ती है। हर एक 2 मिनट में मौसम चेंज होता है, तो आपको प्रॉपर तैयार होना पड़ेगा कि कब क्या होने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहीं से डिसाइड करके जाना होगा। मानसिक तौर पे आपको ये चीजें अपने आप को तैयार करनी होगी कि हाँ, अगर ऐसा कुछ मूवमेंट आता है तो हम लड़ सकें या हम उसको फेस कर सकें। देखते होंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी योग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हमारे मोदी जी के माध्यम से भी मनाया जा रहा है। तो क्या योग कहीं से मदद करता है आपको इस फील्ड में? बिल्कुल। जो ये हमारी फील्ड है पूरी फिजिकली है, पर फिजिकली के साथ साथ आपको मानसिक तौर पे मजबूत होने के लिए आपको योग तो करना पड़ेगा। योग के साथ साथ आपको चिंतन करना पड़ता है। आपके अंदर प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए कि अगर हम बाय चांस हम उस हाइट पे पहुंच चुके हैं और हमारा टेंट या हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है, फिर हम कैसे सरवाइव करेंगे। आपका प्लान अगर भी रेडी है, अगर आपका मानसिक संतुलन अच्छा है, आप अच्छा सोच पा रहे हैं, तो आप उस जगह से निकल सकते हैं। वो जो आपदा आ रही है, आप उस आपदा से निकल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको योग करना पड़ता है, और हम सब भी अपने माइंड को स्ट्रांग करने के लिए योग करते रहते हैं। फिजिकली वर्कआउट जरूरी है, पर अगर आपको अपने आप को एकाग्रित करना है, एक जगह शांत करके बैठना है, सोचने के लिए मजबूर करना है, तो आपको योग की आवश्यकता पड़ती है। भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? मेरा विजन है कि मैं विश्व के 7वां महाद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊं। 3 महाद्वीप मेरे हो चुके हैं, 4थे की तैयारी चल रही है। पर सबसे बड़ा जो मेरा लक्ष्य है वो है माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पहुंचकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आगे फ्यूचर में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं। माउंटेनिंग से संबंधित आप अपनी एक एकेडमी रन कर रहे हैं, और हमारे जो इस क्षेत्र में आने वाले बच्चे हैं उनको किस प्रकार से एकेडमी हेल्प करती है? 2016 से जब मैं माउंटेनिंग कर रहा था तो ऐसा प्रॉपर मुझे गाइड करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिला।
पर जब मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ता गया, मैं सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाले, वीडियोस डाले, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े कि भैया हम इस फील्ड में आना चाहते हैं और माउंटेनिंग करना चाहते हैं, पर हम कैसे करें। तो हम सब ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी ऑर्गेनाइज करी और टीम ऑफ माउंटेन मैन के नाम से मेरा एक ग्रुप है, इंस्टा, फेसबुक, सारी जगह पे। उसमें मैं बच्चों को प्रॉपर गाइड किया और फिर हमने जबलपुर के आसपास के जो लोकल क्षेत्र थे, कोविड के ड्यूरेशन में हमने साइकिलिंग स्टार्ट करी, स्विमिंग स्टार्ट करी, एडवेंचर स्टार्ट किया और आसपास हम लोग छोटे छोटे कैंप लगाने लगे। 4-5 तंबू ले जाके, टेंट लगा के हम लोग वहां जाके नाइट में सर्वाइव करते थे और बच्चों को बताते थे कि आप जैसे लोकल यहाँ रह रहे हैं इस माउंटेन में या इस पहाड़ों में रह रहे हैं, सेम ऐसे ही हम वहां रहते हैं, बस फर्क ये है कि वहां बर्फ होती है, पेड़ पौधे नहीं होते। तो ये प्रॉपर तैयारी हम जबलपुर के आसपास कराते हैं, बरगी में, निदान फॉल में, ऐसी जगहों पे कैंपिंग कराते हैं। उसके बाद जब बच्चा 6 से 7 महीने हमारे साथ रह लेता है, फिर हम उसको हिमाचल, उत्तराखंड ऐसे बर्फीले जगहों पे ले जाके छोटा छोटा कैंप स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। उसके बाद फिर उनको बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए हम तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कि माउंटेनिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प करती हो या फिर उनको आगे रोजगार देने में सहायक होती हो? बिल्कुल, अभी एमपी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है कि जिस तरीके से अदर स्पोर्ट्स को, जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनको एक अवार्ड दिया जाता है। जो भी इनके बच्चे होते हैं, नेशनल होते हैं या एशियन मेडलिस्ट होते हैं, उनको विक्रम अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, ऐसे अवार्ड्स मध्य प्रदेश शासन के हैं। अभी कुछ टाइम से यही अवार्ड हमारे माउंटेनिंग को भी दिए जा रहे हैं। जो भी माउंट एवरेस्ट चढ़ के आता है उसको विक्रम अवार्ड दिया जाता है और जिस भी माउंटेनर्स को विक्रम अवार्ड मिलता है उसको स्टेट गवर्नमेंट फिर जॉब भी प्रोवाइड करती है। और आर्थिक रूप से भी कोई मदद? हाँ बिल्कुल, अगर आप 7 महाद्वीप में से कोई भी महाद्वीप चढ़ते हैं तो आप उसका गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मुझे सम्मानित किया था। अभी ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मुझे अगले मिशन के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की है, तो उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अंकित जी, आपने माउंटेनिंग के कैरियर के दौरान बहुत सारी उपलब्धियों को भी हासिल किया हुआ है, तो कौन कौन सी वो उपलब्धियां रही हैं और किस प्रकार से ये उपलब्धियां दूसरे माउंटेनर से अलग रही हैं? मैं जब अफ्रीका गया था माउंट किलिमंजारो, तो हम और अपनी टीम के साथ, राम के साथ, हमने डिसाइड किया कि हम कुछ अनोखा करेंगे। अगर माउंटेनिंग तो सभी करते हैं, हर कोई जाके अपने अपने देश का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराता है, पर रिकॉर्ड बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो हम रिकॉर्ड बनाने के लिए गए थे और हमने स्टेला पॉइंट पर 350 फीट का तिरंगा लहराया और वो हमारा एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। सेम यही चीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया माउंट कोजेस्को में की। हम अपने पूरे टीम के साथ वंदे मातरम हमने वहाँ पे गाया और वो भी हमारा रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। साथ ही साथ मुझे श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल अलंकरण पुरस्कार से नवाजा गया है और उसके साथ साथ मुझे महाकौशल खेल रत्न भी दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं लगभग माउंटेनिंग के, जो अदर माउंटेनर से अलग। अंकित जी, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप एक बहुत ही साधारण परिवार से थे और पिताजी ने बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से परिवार का भरण पोषण किया, मजदूर शायद वो उनका कार्य क्षेत्र था। तो अभी जब आपने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, इतना ख्याति प्राप्त कर ली है, तो अब आपके परिवार की स्थिति में कुछ अंतर आया है, आर्थिक रूप से कुछ सुधर हुआ है या अभी भी उनको वही संघर्ष झेलना पड़ता है? किस प्रकार से समस्याएं या पारिवारिक चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? पापा जी शुरू से ही मजदूरी की है, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। मेरी उपलब्धियों से तो मैं अभी ऐसा कुछ ठीक नहीं कर पाया हूँ, पर मुझे भरोसा है कि मैं आगे चल के जब माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लूँगा और उसके साथ जब मुझे विक्रम अवार्ड मिलेगा और जो भी गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी तो मैं घर के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा। हाँ, अभी एक ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आज पूरा शहर मतलब पापा को गर्व से सलाम करता है कि आपका बेटा भारत के लिए कार्य कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाकी जो आर्थिक स्थिति है वो अभी वही है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। साथ में मैं भी कहीं ना कहीं पापा के साथ हाथ बटाता हूँ और मैं कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करता हूँ। और जब भी कोई ऐसा माउंटेन में क्लाइंब करने जाता हूँ, इसमें जो भी फंड लगता है तो मैं अपने स्तर पर, अपने लेवल पे लोगों के पास जाके उस माउंटेन के लिए उनसे बोलता हूँ कि मुझे आप इस फील्ड के लिए मदद करिए, तो मैं ये कैंप करने जा रहा हूँ। लोग फिर मदद करते हैं। आर्थिक रूप से पापा मेरी पैसों से तो ऐसी मदद नहीं कर पाते, पर उनका आशीर्वाद रहता है और धीरे धीरे चीज़ें भी सुधर रही हैं, पर अभी वो काम तो वही कर। जैसे आपका जो लक्ष्य अभी है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का, तो आपने इतने अलग अलग महाद्वीप में कई पहाड़ों पर आप चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट अभी बाकी है, तो इसका क्या कारण है कि ये अभी तक नहीं कर पाए हैं? दोनों चीज़ें इसमें। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी है, 8,848 मीटर उसकी हाइट है। विदाउट ऑक्सीजन आप वहाँ नहीं जा सकते।
उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा टारगेट आता है फंड। माउंट एवरेस्ट में जाने में लगभग 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा है और इसके लिए प्रॉपर हमें कंपनियां स्पॉन्सर करती हैं, कुछ बिल्डर्स स्पॉन्सर करते हैं, कुछ कंपनियां करते हैं, कुछ मंत्री विधायक करते हैं। तो ऐसा करके हम 30 से 35 लाख रुपए करते हैं, जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पर मेरी बात हुई है, एक दो जगह बात हुई है, माननीय विवेक तनखा जी ने मुझे बोला हुआ है कि माउंट एवरेस्ट की तुम्हारी फीस हम पे कराएंगे और तुम माउंट एवरेस्ट जाओगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट में जाने के पहले मुझे छोटे छोटे कैंप करना चाहिए, इसलिए मैं एक एक ये महाद्वीप भी करते जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर बॉडी एक्लिमेटाइज हो रही है और बॉडी के साथ साथ मेरा स्टेमिना भी डेवलप हो रहा है, मुझे नॉलेज भी हो रहा है माउंटेनिंग का, क्योंकि बहुत सारे हादसे होते हैं माउंट एवरेस्ट में। आज लगभग 17 से 1800 बॉडियां वहां पे पड़ी हुई हैं। कुछ बिगनर्स हैं जो पहली बार में माउंट एवरेस्ट चढ़े गए, जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं ये सारी चीजों में सुधार लेके आ रहा हूँ कि पहले मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मेरी पावर बढ़े, मैं अपने अंदर डेवलप कर पाऊँ, या वहाँ कोई ऐसा हादसा होता है तो मैं उससे लड़ सकूँ और फिर फंड भी इकट्ठा कर लूँ। तो ये तीन से 4-5 चीजें हैं जिनको कंटिन्यू आगे लेके चल रहा हूँ और 2026 मेरा टारगेट है कि मैं माउंट एवरेस्ट में जाऊँ और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊँ। हम आशा करते हैं कि 2026 में आप माउंट एवरेस्ट को फतह करें। इसी दौरान आपने चर्चा में बताया कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडियां अभी भी पड़ी हुई हैं, आप लोगों को ऐसी जानकारियां मिलती हैं। कभी इस प्रकार की अगर सिचुएशन बन जाती है, एसओएस अगर हम इसको बोलें, तो वहाँ पर आपको हेल्प किस प्रकार से मिल पाती है? ये सवाल मैं उन दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ जो लोग इस विधा में आगे आना चाहते हैं कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो आपको हेल्प कैसे वहाँ पर मिल पाती है? सबसे पहले तो आपको शांत मन से सोचना है। अगर आपदा आ रही है, मौसम खराब है, तो वहाँ की जो रेस्क्यू टीम होगी उनको खबर हो जाती है, वो रेस्क्यू करते हैं। बड़े बड़े माउंटेन्स में ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइट में है, जैसे माउंट एवरेस्ट में अगर आप कैंप 4 में हैं, समिट के पास हैं, अगर आपकी वहाँ कहीं डेथ होती है तो फिर पॉसिबल नहीं होता बॉडी लाना, क्योंकि जाना ही हमारा इतना खर्चा होता है, फिर बॉडी लाना डबल खर्चा, प्लस ऑक्सीजन नहीं है तो हमें लेने कौन जाएगा। तो और आसपास उधर हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता, तो वहाँ से पॉसिबल नहीं होता रेस्क्यू करना। पर बहुत सारे ऐसे माउंटेन होते हैं जहाँ पे हम 12,000 फीट, 14,000 फीट, 17,000 फीट अगर हम वहाँ माउंटेनिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे अगर ऐसी कोई आपदा आती है, एवरलॉन्च आता है या आपको रेस्क्यू करना पड़ रहा है, तो एक प्रॉपर रेस्क्यू टीम होती है, आपका इंश्योरेंस होता है, उसके साथ ही साथ वो रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है और फिर आपको रेस्क्यू किया जाता है। सिचुएशन को देखा जाता है कि माउंटेनर्स या जो पर्वतारोही है वो किस जगह पे फंसा है, किरबास में है या किसी बड़े माउंटेन के नीचे दब गया है, एवरलॉन्च ने उसको ढकेल दिया है या फिर नीचे गिर गया खाई में, तो वो सारी सिचुएशन को देख के फिर उसका रेस्क्यू किया जाता है। तो टीम हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, पर जिस जगह आपका इंश्योरेंस होता है या आप इतनी कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ आप माउंटेनिंग करते हैं, तो वो आपका प्रॉपर ध्यान रखती है, रेस्क्यू की पूरी चीजें होती हैं। कोर्स के दौरान, डोनेशन के दौरान अगर आपका रेस्क्यू हो या ऐसी कोई आपदा में आप फंसे हो तो बाकायदा आपको रेस्क्यू किया जाता है, पर एक सीमित हाइट तक। अगर आप वो देखा जाता है कि आप किस जगह पे हैं और आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। ये जो आपने इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दिया, तो एक स्पेशल प्रकार का इंश्योरेंस होता होगा जो शायद माउंटेनर के लिए होता होगा, तो इसका फिर फीस भी ज्यादा होता होगा, और अगर रेस्क्यू किया जा रहा है तो केवल जिनका इंश्योरेंस है उसी का एक प्रकार से वो रेस्क्यू करेंगे। मलेशिया के कीनावालू में हमारा टिकट के साथ साथ इंश्योरेंस भी हुआ। हम जब उस माउंटेन पे पहुंचे वहां पे भी सेम यही चीजें हुई, बादल फटे, लोग फंस गए, तो इंश्योरेंस जिनका होता है उनको प्रॉपर बचाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस होने के बाद आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आपके फैमिली को वो पैसा मिलता है कि आपका इतने का इंश्योरेंस था, आपका बेटा यहाँ पे खत्म हो गया, तो उसका जो भी फंड है वो आपके घर वालों को मिलता है। और ये जो मतलब बोल सकते हैं इंश्योरेंस है, ये केवल उतने दिन के लिए होता है जितने दिन के लिए आपका कैंप है। जब आप किसी आपातकालीन स्थिति में फंसते हैं तो आपकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए या इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करने के लिए क्या साधन होते हैं? नहीं होती है। जैसे हम जिस भी कंपनी के साथ क्लाइंबिंग करते हैं तो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर होते हैं, हमारे पास वॉकी टॉकी होता है, हमारे पास जीपीएस होता है जो लोगों को प्रॉपर जानकारी देता रहता है कि ये किस हाइट पे है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ कितनी तेज हवा चल रही है, व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल क्या है और वो कौन सी दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। ये सारी लोकेशन नीचे ट्रैक होती रहती है। प्रॉपर वॉकी टॉकी से हमारा कम्युनिकेशन बना रहता है कि हम इस हाइट में पहुंच चुके हैं, आज हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, फिर कल हम ऊपर जाएंगे। युवा पीढ़ी है, ये अपना कैरियर पर ध्यान ना देके लगातार इंस्टाग्राम रील बनाने पर, इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा फोकस करती है। आप अपने अनुभव से इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा सभी युवाओं से, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूँ और मैंने बहुत सारी परिस्थितियों का सामना किया है, बहुत सारे ऐसे
मेरे सामने दृश्य आए हैं, जैसे कई बार मुझे लगा कि माउंटेनिंग छोड़ दूं, पर ऐसे ही मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि रील बनाना या आज घूमना, नशा करना, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए हैं। आपके पेरेंट्स हैं जिनने आपको जन्म दिया है, उन सबका एक सपना होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो, हमारा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, काबिल बने। तो बस मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें और आप कोई एक एम बनाएं। आप एक सपना देखें खुली आंखों से और उस पर मेहनत करें। आप कोई भी काम, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आजकल के कोविड के बाद कि फ़ोन चला रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो वो मैं उन सबको भी यही बोलना चाहूँगा, अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो प्रॉपर फ़ोन चलाएं, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप प्रॉपर खाना खाएं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें। हमारे साथ होता है क्या है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम ना खाना ठीक से खा पाते हैं ना फ़ोन ठीक से चला पाते हैं। तो आपको जिस भी फील्ड में रहना है प्रॉपर मन लगाना है। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि फिजिकली फिटनेस के लिए स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ रही हैं, आप देख रहे हैं, तो आप उन सब से लड़ पाओ। अभी जो आप बाहर के जो भी मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, अगर इसकी जगह आप घर का स्वादिष्ट खाना खाएंगे, जो हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें, तो आप शारीरिक तौर से मजबूत होंगे और किसी भी एम के पीछे भागें। मुझसे अगर आपको कभी लगता है एडवेंचर फील्ड में या माउंटेनिंग फील्ड में, साइकिलिंग, स्विमिंग, इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तत्पर हूँ और आप सब लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं प्रॉपर गाइड करूँगा और मैं ट्रेनिंग का भी कोई कॉस्ट नहीं लेता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। आज लगभग 120 बच्चे हैं, तो आप सब भी मेरे साथ जुड़ के जबलपुर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। अंकित जी, आपकी एकेडमी जो है इसमें अब अगला जो सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा? हमने अभी कैंप ऑर्गेनाइज किया था मनाली और हमने अभी करेली ले कैंप कराया है। नेक्स्ट हमारा सितंबर, अभी बरसात के ड्यूरेशन में अभी हमारी चीज़ें रुकी हुई है, सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा और हम केदारकांता ट्रैक कराएंगे, साथ ही साथ फिर केदारनाथ के दर्शन करके हम बाकी चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे। साथियों, ये थे हमारे साथ माउंटेन मैन के नाम से विख्यात अंकित सेन जी। आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट के माध्यम से माउंटेनिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।